नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार एंड यूर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल जहां पर आपको एजुकेशन मिलती है फ्री। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कोशिश करेंगे आज की वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, जैसे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एजेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स। तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट की वीडियो में कवर करे थे और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने की। तो आइए कुछ एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो एक एग्जांपल से मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई कंट्री है, ये कोई एक्स वाई जेड कोई कंट्री है। ये मान लीजिए कोई कंट्री है, मतलब कोई देश है जिसका नाम एक्स वाई जेड है। और यहाँ पर 100 फैमिलीज, इस वक्त 100 फैमिलीज रहती हैं इस कंट्री में। सिर्फ और सिर्फ 100 फैमिलीज रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ना तो इस कंट्री में कोई एजुकेशन है इस वक्त, ना ही इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन है, और ना ही यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, फर्म्स है। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लैंड है इन 100 फैमिलीज के पास। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सिर्फ ये खेती बाड़ी करते हैं और उसी से उत्पादन करते हैं, मतलब क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए अपना खाने पीने का गुजारा सिर्फ इस लैंड से करते हैं लोग। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो ये कंट्री उनके मुकाबले काफी कमजोर है। मतलब इकोनॉमिकली इट इज नॉट स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, काफी सारी चीजें नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है, एजुकेशन नहीं है, यहाँ पर ये अपनी डिमांड तो पूरी कर सकते हैं, क्योंकि लैंड है, एग्रीकल्चर है। एक फैमिली पर कम से कम काफी सारी लैंड आएगी, तो जितना भी प्रोड्यूस करेंगे उसमें से ये मार्केट में सेल भी कर सकते हैं और पूरे साल के लिए बचा भी सकते हैं खाने पीने के लिए। बट कुछ समय के बाद ये फैमिलीज, आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये फैमिली 1000 हो जाएंगी, 1 लाख हो जाएंगी, 10 लाख हो जाएंगी। जब ये पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, जब पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो हम देखेंगे ये लैंड इन 1000, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कल तक एक फैमिली पे इतनी सारी लैंड आ रही थी, कल तक एक फैमिली पे अब जो लैंड आएगी वो इतनी सी लैंड आएगी। तो आप देख सकते हैं, ना तो इस केस में ये लोग मार्केट में कुछ सेल कर सकते हैं और ना ही खुद के लिए कुछ बचा सकते हैं पूरे साल के लिए। ऐसी कंडीशन में अब देख सकते हैं कि यहां पर पहले क्या था, डिमांड, रिसोर्सेस ज्यादा थे, लैंड ज्यादा थी, लेकिन डिमांड उतनी कम थी क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा थे। बट आज की डेट में क्या है कि रिसोर्सेस अब हमारे पास कम है और डिमांड ज्यादा हो गई है, तो हम उतनी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब कोई कंट्री कैसे स्ट्रांग बनेगी? मान लीजिए गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को देखा, गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को देखा और इंप्रूव करने की कोशिश करी। गवर्नमेंट ने और कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट बिजनेसेस खड़े करे। जब उन्होंने प्राइवेट बिजनेस खड़े करे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई, फर्म्स स्टार्ट करे। तो एक तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई, कंट्री में एक बदलाव आया, कंट्री में रोजगार आया लोगों के पास। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, लेबर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और प्रोडक्शन भी होगा और लोगों की हम डिमांड को भी मीट कर पाएंगे। और जो लोगों की कंडीशन थोड़ी खराब थी वो भी मजबूत हो पाएगी, क्योंकि उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट यहाँ से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर अच्छा कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन भी दे दिया, अब एजुकेशन भी इस कंट्री में आ गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक कंट्री की इकोनॉमी कैसे बदल रही है। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, वहां पे फर्म्स आ रहे हैं, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, वहां पर एजुकेशन आ रही है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो कंट्री किस तरीके से स्ट्रांग बनती जा रही है। आप इन सारी चीजों को देख रहे हैं किस तरीके से कंट्री में स्ट्रांग बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, उसमें लोग एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो इस तरीके से कोई भी कंट्री स्ट्रांग बनती है। ठीक है, इस यही सारी चीजें होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन आएगा, तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर इन सारी चीजों से एक इकोनॉमी, एक कंट्री अच्छी मानी जाती है। ओके, तो ये लास्ट की वीडियो में हमने कुछ सीखा। तो हमने देखा कि अगर पहले मान लीजिए कि पहले अब आज की कंडीशन में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन इतनी हाई हो गई तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी बन गई कल। और जहां पर आज सबके पास रोजगार है लेकिन कुछ लोगों के पास मतलब एक दो के पास रोजगार नहीं है, तो ये सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जब कोई छोटी इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करी जाती है। और जो कंट्री लेवल पर आती है, जब देखते हैं कि हाँ ये देश की प्रॉब्लम बन रही है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि पहले जब हमने देखा कि पहले हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर थी, लेकिन हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी। तो उस समय हमारी एक प्रॉब्लम थी, इसी चीजों को बोलते हैं कंट्री की प्रॉब्लम्स। और जो कंट्री की प्रॉब्लम्स जिन्हें हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। उन्हीं को हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स बोलते हैं। इन्हीं सारी चीजों को इकोनॉमी में स्टडी कराया जाता है बेसिकली। जैसे एक हेल्थ का डॉक्टर होता है, उसी तरीके से इकोनॉमिस्ट एक कंट्री का डॉक्टर होता है। हेल्थ के लिए वो देखता है कि इस इंडिविजुअल में क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या बीमारी से कैसे रिमूव करी जाए, कैसे हटाई जाए, कैसे ठीक करी जाए। इस तरीके से इकोनॉमिक्स का काम होता है, कितनी अच्छी पॉलिसीज बना सकता है और कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस कंट्री, एक कंट्री में उसे कैसे दूर करी जा सकती है, ये इकोनॉमिक्स का काम होता है। तो डॉक्टर जैसे हेल्थ का डॉक्टर होता है, इस तरीके से एक इकोनॉमिस्ट एक कंट्री का डॉक्टर होता है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज कुछ जो टॉपिक्स हमें पढ़ने। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक और डिफाइन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज जो बहुत ही स्ट्रांग है, इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। तो कोई भी इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होती है, जब वहां का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जब वहां पर जॉब मतलब सर्विस पे लोग डिपेंडेंट ना रहकर, मतलब जॉब पे डिपेंडेंट ना रहकर वो खुद अपनी फर्म से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और जब वो कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली वो मार्केट में सेल होगा। जब वो मार्केट में सेल आउट होगा तो उसके बदले में हमें रेवेन्यू मिलेगा। जब वो रेवेन्यू मिलेगा, ऑब्वियसली आपकी पावर, एनर्जी, मनी इज ऑब्वियसली एनर्जी, तो उससे हमारे पास इनकम आएगी। ठीक है, तो यही सारी वही कंट्रीज, जिन जिन कंट्रीज में प्रोडक्शन ज्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, तो ये सारी कंट्रीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काउंट होती हैं। अब देख लेते हैं कि और क्या मतलब क्या इसकी डेफिनेशन है। A capitalist economy can be defined as an economy in which most of the economic activities have the following characteristics. First, private ownership of means of production. मतलब लोग जॉब्स पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रोडक्शन पे है, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकंड, प्रोडक्शन टेक्स स्पेस फॉर सेलिंग इन द मार्केट। अगर आपने कुछ प्रोड्यूस करा है तो बिकना भी चाहिए, तो मार्केट में वो सेल भी होना चाहिए, तभी तो आपके पास रेवेन्यू होगा आएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर हमने कोई चीज प्रोड्यूस कर ली, सो व्हाट इज यूज ऑफ दैट प्रोडक्शन, तो क्या यूज है उस प्रोडक्शन का, जब तक हम उसे मार्केट में सेल आउट ना करें, जब तक हमें सेल, अदरवाइज हमारे लिए तो एक लॉस हो जाएगा। अगर हम इसे सेल नहीं करेंगे, जो भी हमने कॉस्ट उस पर इनकर्ड करी है, जो भी हमने उस पर खर्चा करा है, वो तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंडिचर हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा। जब तक हम उसे मार्केट में सेल आउट नहीं करेंगे तो कैसे हमें रेवेन्यू मिलेगा। एंड लास्ट, देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस व्हिच इज कॉल्ड द वेज रेट। और जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। तो दैट दीज कंट्रीज, वो सारी कंट्रीज जिनमें ये सारी क्वालिटीज हैं, जो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, प्राइवेट प्रोडक्शन करते हैं,
मार्केट में सेल आउट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. These countries are called as capitalist countries. Hope you have understood it. So let's go ahead. हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? Describe the Great Depression of 1929. What is depression? जब किसी कंट्री का प्रोडक्शन डाउन होता है, जब प्रोडक्शन डाउन होता है, कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट डाउन होता है, तो ये दोनों कंट्री डिप्रेशन कहलाती है. ठीक है, ये दोनों सिचुएशन में जब दोनों मीट होती है तो इस सिचुएशन को हम डिप्रेशन बोलते हैं. ओके, सब प्रोडक्शन भी डाउन है, एम्प्लॉयमेंट भी डाउन है. तो वो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि 1920 में कोई डिप्रेशन हुआ था काफी बड़ा, उसके बारे में बताएं. सो लेट्स स्टार्ट. Describe the Great Depression of 1929. The Great Depression of 1929. First, output and employment levels in the countries of Europe and North America fell down. Demand of goods in the market was low. Many factories laying idle. Workers were thrown out of jobs. In USA, unemployment rate rose from 3% to 25%. And aggregate output fell by 33%. वाओ, मतलब कितनी बड़ी दिक्कत आई वहां पर कि लोगों को जॉब से निकाला गया, प्रोडक्शन इतना डाउन चले गया. यूएस में प्रोडक्शन बाय 33% डिक्रीज हो गया और एम्प्लॉयमेंट लेवल 25% तक, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 25% तक बढ़ गया. तो इस सिचुएशन को हम डिप्रेशन बोलते हैं. ओके गाइस, आपको आई होप समझ में आया होगा. ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है इसमें समझाने वाली बात. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन? सो डिप्रेशन, यू नो कि व्हाट इज डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन. जब प्राइस बढ़ते हैं किसी चीज की, जब महंगाई बढ़ती है. इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं. तो इन्फ्लेशन, जब महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं जब प्राइस किसी चीज के बढ़ते हैं. और डिप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. सो इन्फ्लेशन, when price is going up is called inflation. Depression, when employment and production both are going down, called depression. Let's go to the next question. That is, what is the difference between microeconomics and macroeconomics? Yes. So ये हमारा next question है कि what is difference between microeconomics and macroeconomics? Microeconomics and macroeconomics. So first is microeconomics refers to the economics in which study on the basis of individual economic problems. मतलब जिसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिसमें इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, जिसे उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक में करते हैं. Macroeconomics refers to the economics in which study on the basis of aggregate whole economic problem. मतलब इस पे हम होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे देश को इंपैक्ट कर जाए, इन प्रॉब्लम्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. इट्स मेन कंपोनेंट इज प्राइस लेवल. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो वहां पर प्राइस एक मेन कंपोनेंट जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, प्राइस. ठीक है, प्राइस इज अ मेन कंपोनेंट देयर. ठीक है, कि प्रोड्यूसर कितना, किसी प्रोडक्ट, कोई मान लीजिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने XYZ कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा, तो उसका प्राइस क्या रखना चाहता है, एक कंज्यूमर किस प्राइस पे परचेज करना चाहता है. ठीक है. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट्स मेन कंपोनेंट इज इनकम लेवल. इनकम लेवल मतलब जब हम कंट्री के लेवल की बात करेंगे तो कंट्री किससे चलेगी, इनकम से चलेगी. ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, इनकम चाहिए अच्छी. सो इट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे देखेंगे तो क्या है, इट्स मेन कंपोनेंट इज इनकम. स्टडी ऑफ थर्ड पॉइंट देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कांस्टेंट मानेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उन्हें भूल जाएंगे, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे और उन्हीं के वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे. वेरिएबल्स क्या होता है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं. वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जो चीज चेंज नहीं हो सकती. वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चीज चेंज हो सकती है. ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री, तो पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो सकता है। तो ये सारे क्या वेरिएबल्स है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से पर कैपिटल इनकम एंड डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये जो सारे पॉइंट है ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, उन्हें भूल जाएंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। बट जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की आप स्टडी करेंगे तब आप ये मान के चलेंगे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है दोज वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ओके, तो हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसमें। या कम टू द फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं हम, एग्जांपल्स दे रखे हैं, डिमांड एंड प्रॉपर सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, इसके वेरिएबल है जो कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th में पढ़ा होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड पर कैपिटल इनकम, these are the variables, these are the examples in macroeconomics। and what are the examples in macroeconomics? Let's check। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन जो हमने पढ़ा, क्योंकि जब हम पूरे देश की डिमांड को करें तो ये डिमांड के पूरे देश, एग्रीगेट का मतलब टोटल पूरे देश की डिमांड, एंड टोटल पूरे देश की सप्लाई, पूरे देश का प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई पूरे देश को इम्पैक्ट करती है ना, पॉपुलेशन पूरे देश को, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश को इम्पैक्ट करता है। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर दी 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स? सेक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो फॉलोइंग आर दी 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। पहला आप खुद देखिए कि कितने सेक्टर्स हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, जहां घरेलू सेक्टर, घरेलू, ठीक है, जहां के लोग कंजम्पशन करते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं करते, यहीं से लोग जाते हैं बिजनेस करने, ठीक है, बिजनेस करने, तो एक बिजनेस सेक्टर हो गया। यहीं से लोग जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, ठीक है। और एक ये हमारा मतलब डोमेस्टिक सेक्टर्स है, और एक आपका एक्सटर्नल होता है जो इंटरनेशनल होता है। तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जब प्रोडक्शन सेक्टर्स की बात करेंगे तो एक तो आप जॉब करने जाते हैं, आपकी प्राइवेट हो गई, आपका बिजनेस हो गया, ठीक है, जॉब, और आपके गवर्नमेंट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ भी जो बिजनेस में भी जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, दोनों में से एक चीज करेंगे। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर आपका एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनेशनल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास कितने सेक्टर्स हैं? 4 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं? पहला हो गया आपका हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, आप पूरी कंट्री को देख सकते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के बाद आपका होता है बिजनेस, फिर बिजनेस आ रहा है, पूरे देश में बिजनेस या फर्म की बात कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। फिर आपका जो आता है लास्ट में एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये सारे 4 सेक्टर्स हैं, ठीक है। आगे हम इनके बारे में अच्छे से और स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अब तक हम देखते आ रहे हैं, काफी अच्छे जान चुके हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपका आता है 1 नंबर का तो आप उसमें लिख सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम इन विच इज जनरेटेड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब राइज होगी जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, बट जो वांट्स हैं, जो लोगों की डिमांड्स हैं, जो डिमांड है दैट इज अनलिमिटेड डिमांड्स है हमारे पास। तो दिस सिचुएशन जनरेट द
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्कार्सिटी। दुर्बलता। Scarcity refers to the condition of economy in which demand for a commodity more than its supply। मतलब जब डिमांड किसी चीज की, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, एक्स कोई प्रोडक्ट है, एक्स कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में इसकी डिमांड है बहुत ज्यादा है बट सप्लाई बहुत कम, मतलब सप्लाई से ज्यादा है, इतनी प्रोड्यूसर बिजनेस फर्म्स सप्लाई नहीं कर पा रहे सोसाइटी को, मार्केट को, कि वो उनकी डिमांड मीट कर सके, फुलफिल कर सके। डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई से। इस सिचुएशन में इसे दुर्बलता बोलते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्कार्सिटी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इट? What are the what are the factors and factors income? Yeah, following are the factors and factors income. Factors like land, labor, capital and entrepreneurship। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर्स एंड फैक्टर्स इनकम कौन सी होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फैक्टर्स क्या होता है? मान लीजिए आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, आपने मान लीजिए पेन का ही प्रोडक्शन, मान लीजिए कोई एक्स प्रोडक्ट है, एक्स कोई प्रोडक्ट है, आप इसे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आप इसे प्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और क्या चाहिए आपको? प्लस आपको क्या चाहिए? एक लैंड चाहिए जहां पर आप बिजनेस स्टार्ट कर सके, लैंड चाहिए, और क्या चाहिए? लेबर चाहिए, तो लेबर इसे काम कर सके, लेबर की हमें जरूरत है। और क्या चाहिए? कैपिटल, और बिजनेस तो है ही, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उस प्रोडक्ट से आप ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि जब मैं इसे मार्केट में सेल आउट करने जाऊं तो जितना भी मैंने इस पे खर्चा किया है वो सब कुछ ये मुझे दे। एक इतना सा प्रोडक्ट जिससे एक जो माचिस होता है ना, माचिस की डिब्बी होती है, और माचिस की डिब्बी में तिल्ली होती है ना एक, उस तिल्ली से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपने हिस्से का ये सब कुछ बिजनेसमैन को दे। तो अगर आप एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप मार्केट में जाएंगे तो ये आपकी इच्छा रहेगी, इच्छा नहीं, ये आपकी मजबूरी रहेगी कि आप इसे ये सारी चीजें कवर कर सके, अदरवाइज बिजनेस शट डाउन हो जाएगा अगर ये सारी चीजें कवर नहीं कर पाएंगे एक प्रोडक्ट से। जब आप मार्केट में गए तो आप इस प्रोडक्ट से क्या बोलेंगे? भाई तुझ पे हमने रॉ मटेरियल खर्च करा था, मतलब कॉस्ट खर्च करी थी, वो कॉस्ट आप इस प्रोडक्ट से निकालेंगे। आप बोलेंगे कि हमने अपना प्लांट इस्टेब्लिश करा था, हमने अपना बिजनेस कहीं ना कहीं सेटअप करेंगे, कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे, तो उस लैंड पर हमें रेंट देना पड़ रहा है, वो रेंट भी इस प्रोडक्ट को देना पड़ेगा। लेबर अब बिना ऐसे ही तो प्रोड्यूस हो नहीं जाएगा। ठीक है, लैंड, इसका मतलब है लैंड और मशीन सब कुछ इसी में आता है। ठीक है, लैंड और मशीन इसी में आता है। लेबर की, वर्कर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपसे बोलेंगे कि भाई हमारी वेजेस दे दो, आपको उनको वेजेस देनी पड़ेगी। अब बिजनेस का सिर्फ आपकी जेब में पैसा है इतने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता कि हमारे पास खुद के पैसे से हमने बिजनेस स्टार्ट करा है। कोई भी बिजनेस
कोई भी छोटा से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, वो कहीं ना कहीं से पैसा लेता जरूर है। हम बैंक से लोन लेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा लेंगे, मतलब कैपिटल अरेंज करेंगे। तो कैपिटल बोलेगा कि भाई मुझे इंटरेस्ट चाहिए। जब आप किसी से पैसा लेंगे तो फ्री में तो वो आपको दे नहीं देगा, ठीक है, वो आपसे इंटरेस्ट मांगेगा। इतनी सारी चीजें जब आप कवर कर देंगे, इतनी सारी चीजें कवर कर देंगे, तब आपको ये लगेगा कि भाई जब मैंने ये प्रोड्यूस करा है, बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मेरे पास कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए। इस प्रॉफिट की मारामारी होगी कि मेरे पास कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये तो हो गई हमारे पास फैक्टर इनकम्स, ठीक है, और ये हमारे हो गए पास हो गए फैक्टर्स, ये हमारे हो गए फैक्टर्स। सिर्फ रॉ मटेरियल को छोड़ देंगे, ये हमारे पास हो गए फैक्टर्स, और ये हमारे पास हो गई फैक्टर इनकम्स। यहां से लेके इतने से लेके यहां तक सिर्फ इसे छोड़ देंगे रॉ मटेरियल को, ये हमारे पास हो गए फैक्टर्स, और ये हमारी होगी फैक्टर्स इनकम, ये हमारी होगी फैक्टर इनकम। अब आप देखेंगे कि जब आपने प्रोड्यूस करा तो एक प्रोडक्ट पे क्या क्या लगा, इनपुट, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल इसमें ऐड कर देंगे तो इनपुट बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट इज इनपुट? इनपुट रेफर्स टू द सम ऑफ रॉ मटेरियल एंड फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है यहीं पर गाइस। इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, 14-15 क्वेश्चंस हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और समझिए और चीजों को एनालाइज करके पढ़िए, मतलब विजुलाइज करके पढ़िए और रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िए, ताकि आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा और चीजें आप समझ भी पाएंगे। क्योंकि आगे चलकर आफ्टर ग्रेजुएशन, मास्टर, आपको यही सारी चीजें रियल लाइफ से कनेक्ट करके स्टडी करनी है। अदरवाइज सिर्फ आप नोट्स भी पढ़ के चलाएंगे, मार्क्स लेकर आ जाएंगे। व्हाट इज यूज ऑफ दोस मार्क्स if you don't have knowledge and if you cannot explain the things that you have learned in this class? Yeah, so that's why you must get the knowledge. मार्क्स तो आपके आ जाएंगे अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है। सो ऑब्वियसली यू कैन सिक्योर द गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बट द थिंग इज द आई एम स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन योर नॉलेज। मैं स्टार्टिंग से पहली वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि नॉलेज पर फोकस करें, मार्क्स खुद आ जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड टेक केयर ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।